स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं पॉलीटेक्निक फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए 2020 का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। सेक्शन ए इस वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी देखेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन ए में आपके 12 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 20 मार्क्स आपके सेक्शन ए से कवर होंगे। सेक्शन ए बहुत आसान होता है, ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत आसान होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से ही आपका सेक्शन ए ठीक तरह से कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी है। तो लिमिट का क्वेश्चन जो होता है, इसमें आपको सिंपली एक्स टेंड्स टू 2 अगर गिवन है तो इस एक्सप्रेशन में जो भी आपको गिवन है उसमें एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखकर देखनी होती है। अब हम पूरा डिटेल तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगी, शॉर्ट में समझाऊँगी। तो x की वैल्यू रख के जब हम यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, दैट मीन्स 0 अपॉन 0। ये 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। इसका आंसर हम बता नहीं सकते कि क्या होगा। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बता पा रही हूँ, जितना आपको क्वेश्चन देखकर समझ आ जाएगा मैं वो बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, 0 अपॉन 0 होने की वजह से अब हमें पहले इस क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करनी होगी। तो फॉर्म चेंज करने के लिए मैं ऐसे लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 2। तब ये आपका बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इस a माइनस बी, a की जगह है x, b की जगह b 2, तो ये हो गया x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन में x की जगह पर ये लिमिट रख देंगे। तो जब हम x की जगह लिमिट रख देते हैं, अब हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ x की जगह रख देंगे 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह की बनती है तो आपको फॉर्म चेंज करनी होगी, कोई फार्मूला लगेगा, कोई कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी जिससे आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू 4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू दिस और आपको फाइंड करना है एफ पाई बाई 4। तो एक फंक्शन गिवन है x के टर्म्स में और आपको x इक्वल टू पाई बाई 4 पर इस फंक्शन की जो है f होता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए f पाई बाई 4 आपको निकालना है, f पाई बाई 4। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर रख देना है पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 10 पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस 2 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, ये होती है 1। तो ये इसकी जगह हम रख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1। तो ये होगा 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, या फिर 1 माइनस 2 हो गया -1 अपॉन 1 प्लस 2 हो गया 3। तो ये आपका आ गया है आंसर एफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1/3। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए डी डी एक्स ऑफ ई की पावर लॉग एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ई की पावर लॉग एक्स है और इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसमें एक बड़ा सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब भी ई की पावर में लॉग आता है तो ये पूरा टर्म हट जाता है। ठीक है, ई की पावर लॉग एक्स आपको कहीं भी दिखाई दे या ई की पावर में लॉग दिखाई दे तो ये पूरा हट जाता है और जो बच गया वो आंसर होता है इक्वल टू एक्स। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। सिंस ई की पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर लॉग एक्स। ये क्वेश्चन था, इक्वल टू, इसमें ये हट गया, इसकी वैल्यू हो गई
x, और x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, ये याद रखिए, x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1। ये n x की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से आता है, आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx। देखिए इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूले लर्न होने ज़रूरी हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिंक नीचे दे दूँगी, मैंने पूरी सीरीज़ की हुई है इंटीग्रेशन पे, आप उन्हें देखिए, वहाँ से आपका लॉन्ग और शॉर्ट आंसर तैयार होगा। फॉर्मूले वाला भी मैं दे दूँगी, आपको फॉर्मूले आने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे इनको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इंटीग्रेशन में ये होता है कि प्लस या माइनस जब भी हो तो ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग किया जा सकता है। तो 1 के साथ आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये dx भी आएगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो याद रखिएगा 1 का इंटीग्रेशन हमेशा होता है x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। माइनस cos 2x, देखिए cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, यहाँ पर को cos 2x है, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, लेकिन एक रूल होता है कि अगर x के साथ में कोई इंटीज़र दिया है, कोई कोफिशिएंट इसके साथ में दिया है, तो वो इसके फिर अपॉन में आ जाता है। तो cos 2x का sin 2x होगा, लेकिन अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में मैं ये भी डिटेल में बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन जो लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो है गामा 5/2 या इस तरह की कोई वैल्यूज़ फाइंड करना। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या होता है, देखिए आपको इसे क्या करना होता है, जो भी आपको गिवन है, जैसे 5 दिया है तो आप इससे 2 कम कर देंगे, हमेशा 2 लेस कर देना होता है। तो 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3/2 इंटू फिर 3 में से 2 लेस करेंगे 1/2। जब तक 1/2 नहीं आया तब तक आपको इसे इस तरह से इंटू में लिखते जाना होता है, और जैसे ही 1/2 आया तो आप स्टॉप कर देते हैं और साथ में आ जाता है एक अंडर रूट पाई। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ये भी मैं पहले आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अच्छा, इसी से मिलता जुलता मान लीजिए आपका आ जाता है गामा 9/2। तो मैंने क्या कहा, पहले इससे 2 लेस करना है और तब तक लेस करना है जब तक कि 1/2 नहीं आ जाता। जैसे 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7/2, फिर 7 में से 2 लेस करेंगे 5/2, 5 में से 2 लेस करेंगे 3/2, 3 में से 2 लेस करेंगे 1/2। बस जैसे ही 1/2 आएगा स्टॉप, और फिर यहाँ पर को आप अंडर रूट पाई लगा देंगे, ठीक है। फिर इसे सॉल्व कर लेना, आप समझ गए होंगे होपफुली। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे 2 लेस करते हुए स्टार्ट करना है, और तब तक 2 लेस करना है केवल न्यूमरेटर में, अंश में, जब तक कि 1 नहीं आ जाता, यानी लास्ट टर्म आपका 1/2 नहीं आ जाता। जैसे ही 1/2 आएगा आप अंडर रूट पाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगा 3/4 रूट पाई हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 105 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, नीचे आएगा 32 रूट पाई। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ये एक आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप एग्ज़ाम में ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर को पूरा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती, लेकिन ये सारे मैंने वीडियोस किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप डिटेल में देखना चाहें अगर दिक्कत हो तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है वो होता है डिग्री और ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए जब हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या क्रम बताना होता है, कोटि भी से कहीं कहीं लिखा रहता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है ये देख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन यानी dy/dx वाला टर्म, अगर dy/dx आ रहा है यानी 1 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, d2y/dx2 आ रहा है यानी कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, d3y/dx3 आया है तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वाला जो होगा वो उस डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन का भी ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा d2y/dx2 वाला टर्म आ रहा है, इसका मतलब जो इसका ऑर्डर होगा या क्रम होगा वो कितना हो जाएगा, d2 लिखा है यानी 2 बार हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। अब घात क्या होती है, इसी की पावर देखनी होती है, इस पूरे टर्म की पावर डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो यही इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री कहलाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। बस इतना सा क्वेश्चन है और आपके इसमें 2 मार्क्स आ जाने हैं।
एक और मिलता जुलता क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें आपको x d2y/dx टू होल क्यूब प्लस dy/dx होल 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का डिग्री और ऑर्डर बताना है बिल्कुल इसी तरह से। तो ऑर्डर का मतलब मैंने कहा जितना हाईएस्ट बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, dy/dx में एक बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, d2y/dx2 में 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर या इसका क्रम हो गया 2। और फिर जब आपको इसकी डिग्री बतानी होती है तो जिससे आपने ऑर्डर देखा है उसी की पावर देखते हैं। तो इसकी पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। तो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है जिसे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 और आपको इसके यथार्थ यानी एग्जैक्ट होने का प्रतिबंध याद करना है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसके कहलाने के लिए एक कंडीशन होती है जो होती है डेल m ओवर डेल y इक्वल्स टू डेल n ओवर डेल x होना चाहिए। यहाँ पर जो एक डेल होता है, डेल्टा भी इसे कभी कभी कहते हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, आंशिक अवकलन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल आप इस फॉर्मूले को केवल लर्न कर लीजिए, अगर ऐसा है तो उस टाइम पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है किसी कर्व वक्र के परिवर्तन बिंदु पर या इसे नत परिवर्तन बिंदु भी कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट पर dy/dx का मान क्या होता है। तो देखिए टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कर्व आपको गिवन है इस तरह का, तो यहाँ पर जहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है या फिर इस तरह का आपका कोई कर्व बनता है, ये पॉइंट जहाँ पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेता है, या फिर जहाँ पर ये कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, इनको बोला जाता है टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर कुछ विशेष होता है। ठीक है, तो इन टर्निंग पॉइंट्स पर dy/dx का क्या मान होता है पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है ये dy/dx का मान इन सारे टर्निंग पॉइंट्स के लिए होता है 0। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आसान है, जिसे आप एग्जाम में कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पर बेस्ड है। इसका वैल्यू भी आती है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कहीं बताया था कि हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। और इसका फॉर्मूला भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला होता है, रो से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। जहाँ पर जो d होता है, हमेशा फॉर्मूले को आपको बॉक्स में रखना चाहिए और इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। रो हो गया रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, d होता है रैंक में अंतर, जो भी चर दिए रहते हैं उनकी रैंक में जो अंतर आता है वो कहलाता है d, और n होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, मानों की संख्या जितने भी दी हैं। तो ये भी मैंने इस पर एक वीडियो अभी बैक पेपर सीरीज़ में ही किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिटेल में उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से है। किसी क्लास के 5 स्टूडेंट्स के मैथ्स में मार्क्स गिवन हैं और आपको उनका माध्य यानी मीन निकालना है। तो मीन की जो वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x यानी जो भी वैल्यूज़ दी हैं उनका सम, अपॉन n यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो देखिए कितने x हैं इसमें, 80 प्लस 90 प्लस 55 प्लस 85 प्लस 90। सिग्मा यानी होता है सम, सिग्मा x यानी x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम, अपॉन n यानी कितने हैं 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो ये सम आपका करके, तो इनका सम करके आपका 400 आएगा अपॉन 5, या आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो मीन कितना आ गया आपका 80। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में जो बहुत पूछा जाता है वो होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। माध्य यानी कि मीन, माध्यिका यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड। तो माध्य मैंने कहा मीन, माध्यिका यानी कि मीडियन
और बहुलक यानी कि मोड। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो रिलेशन होता है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ये होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये क्वेश्चन मुझसे मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था स्टैटिस्टिक्स का। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे बहुलक इक्वल्स टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको इन तीनों की वैल्यूज़, कोई 2 वैल्यूज़ गिवन हो और आपको तीसरी वैल्यू बतानी हो। तो वो ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिया था। क्वेश्चन का इंटीग्रेशन 1/x का a से b के बीच में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए इसे आप कैसे करेंगे, a to b 1/x dx है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो log x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ब्रैकेट लग जाएंगे और ये लिमिट आ जाएंगी a to b। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार x की जगह अपर लिमिट रखते हैं log b, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट रखते हैं log a, log b माइनस log a। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग log m माइनस log n इक्वल्स टू होता है log m अपॉन n। जब भी log के 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस का साइन होता है, log दोनों में होना चाहिए, तो हम इसे log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा log b अपॉन a, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर 4x प्लस 5 dx। ओके, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला लर्न करना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस सी। हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी जहाँ पर लिमिट्स नहीं दी हों, आंसर में एक प्लस सी ज़रूर आता है। अगर आप प्लस सी नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी लिमिट्स दी हों वहाँ प्लस में सी नहीं लगाना होता है, तो ये ध्यान दीजिए। e की पावर x अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन भी e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो यहाँ पर को ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो e की पावर 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन e की पावर 4x प्लस 5 ही होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब भी x के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम उस कांस्टेंट को अपॉन में लिख देते हैं। x के साथ जब मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट होता है, इस प्लस 5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x के साथ जो इनटू में मल्टीप्लिकेशन में है वो वाला अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो ये 12 क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने मॉडल पेपर के लिए सिलेक्ट किए हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी सेक्शन बी और सेक्शन सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप अगर ये 3 वीडियो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो मैं कह सकती हूँ, गारंटी ले सकती हूँ कि आप पास तो ज़रूर हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।